Hello guys, welcome to Shadow of UPSC. This is day 4 of my preparation. Today is 16 June 2026. First of all, my apologies for not able to post any recent video tomorrow any video regarding my update. So today I have covered like ethics, sir has completed the thinker part, and in optional, I have done kinship. I wasn't able to read much in optional, like I only gave around 2 hours. So in ethics, in thinker part, sir has to teach us regarding the justice ethics. So in which sir has teach one thinker whose name is John Rawls. सो जॉन रॉल्स है वो बोलता ये है कि अगर तुमको कोई भी सोसाइटी को इक्वल बनाना है तो उसके लिए तुमको जो इंस्टीट्यूशन है उसको पहले इक्वल बनाना पड़ेगा और वहाँ पे इक्वालिटी लानी पड़ेगी। और वो ये बोलता है कि जैसे मान लो कि तुमको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हाँ भैया तुम बोल दिए कि भाई सब लोगों के लिए जॉब है, तुम लोग अपने कहीं से भी कैसे भी तुम्हारी कंडीशन हो तुम तैयारी कर लो। नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा इक्वल चांस। जैसे मान लो कोई गरीब है या फिर कोई SC ST कम्युनिटी से है जो UPSC की तैयारी करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। जैसे इंडियन जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिससे वो कोई भी ड्रीम हो उसको उसको अचीव कर सके। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि राइट टू एजुकेशन, जैसे कि जो रिच पीपल हैं वो एजुकेशन अपने बच्चों को दे देते हैं, बट उन लोगों का क्या जिनके बच्चे बहुत ही गरीब हैं, तो फिर उनके लिए राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग सर उन्होंने खोला है आंगनवाड़ी सॉरी यार आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशन खोले हैं जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो सीख सकते हैं। सो ये है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और ये क्या कहते हैं, जॉन स्ट्रॉल ये भी बोलते हैं कि इनइक्वालिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में अलाउड है, जब ये लॉ है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं जो खुद को खुद से सपोर्ट नहीं कर सकते। तो फिर लीस्ट फॉर्चुनेट करके सर ने लिखवाया था, बट इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। देन उसके बाद हम लोगों ने राइट पढ़ा। राइट क्या है? राइट है कि एक कोई भी एसेंशियल एनलाइटमेंट जो जस्टिफाइड हो आपके क्लेम के लिए, ठीक है। और जो राइट है वो दो टाइप के राइट्स होते हैं, एक होता है नेचुरल राइट, एक होता है कन्वेंशनल राइट। नेचुरल राइट्स जो है यूनिवर्सल राइट है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी नहीं आ सकता, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू डेथ हो गया इसके अंदर। और मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, लिव विद डिग्निटी हो गया, राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया। ये सब आ गए नेचुरल राइट्स में। ये इट डजेंट मैटर कि आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है या फिर जैसे वुमेन वुमेन के केस में आ रहा है कि उनकी तालिबान गवर्नमेंट की कंडीशन में कि वुमेन के केस में आ रहा है कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, उनके राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि वो कैसे कपड़े पहन सकते हैं, कैसे नहीं पहन सकते हैं। सो ऐसे ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अलाउड नहीं करे तुमको, बट कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जो डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट तुमको अलाउड नहीं कर रही है उसके बाद भी तुमको मिलेंगे। सो वो आते हैं नेचुरल राइट्स में। बेसिकली राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू वोट तो नहीं होगा, राइट टू लाइफ हो गया, फिर राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया, फिर राइट टू गेट क्लीन एयर भी आ गया नेचुरल राइट्स में। हर इंसान का राइट है कि उसको फ्री और ताज़ी हवा मिले। देन आते हैं कन्वेंशनल राइट। कन्वेंशनल राइट आर दोज राइट विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, लाइक राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी। फिर उसके बाद डो
अनटचेबिलिटी बैन, ये सारा अनटचेबिलिटी भी मेरे ख्याल से नेचुरल राइट्स में ही आना चाहिए, बट आई एम नॉट सो श्योर। सो इसके राइट्स के बाद हमने किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम लोग सिविलाइजेशन सिटीजन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी लेजिटिमेट अथॉरिटी के ऊपर। लाइक जैसे हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ भैया हम अपनी कुछ राइट दे देंगे तुमको। लाइक हम दे देंगे कि हम किसी को हम अपनी क्या कहते हैं, अरे यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं कहाँ था। तो फिर लाइक हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अपने कुछ राइट्स जो हैं वो दे देंगे। विलफुली हम लोग अपने राइट्स दे रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा नहीं हो कि हाँ कल जा कर के मेरा मन किया कि भाई ये जो मेरा दोस्त है एबीसी दोस्त ने मेरे को बोला मैं जा कर के उसको मारूं जस्ट बिकॉज मैं पावरफुल हूँ, या फिर कोई ए या फिर कोई मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके पास बहुत ही ज़्यादा मनी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब मैं इमोरल प्रैक्टिसेस करूँगा कि मैं सबके पैसे जो हैं वो हड़प लूँगा और मैं किसी को भी नहीं दूंगा, सबको बंधुआ ऐसा बंधुआ मजदूर मैं अपने काम करवाऊंगा। ठीक है। सो फिर हम लोगों ने अपने कुछ राइट्स दिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी कि वो हम लोगों की जो सोसाइटी है उसमें एक पीस कर सके, एंड जो हम लोगों के नेचुरल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके। लाइक जैसे जैसे मान लेते हैं कि करप्शन का केस हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी, लाइक कौन सी गवर्नमेंट कौन सा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेते हैं, जैसे अभी ये नीट का केस हुआ। तो फिर ये जो नीट का केस हुआ इसमें इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं फॉलो कर रही है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है दे आर नॉट फॉलोइंग देयर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड हम लोग वो कर सकते हैं कि वो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर रही है। सेम यही चीज़ होगा, सेम इसका एग्जांपल और कैसे लूँगा, लाइक अभी ये एफएसएसआई का कई केस ऐसे आए कि वो लीस्ट उसमें मतलब कि लीड स्टैंडर्ड में वो कर रही है, बट उसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे काफ़ी सारे लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एफएसएसआई ने एक गाइडेंस दिया कि एक केमिकल को अलाउड कर दिया उसमें, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन है। बट उसके बाद भी क्या होता है कि वो केमिकल खाने की वजह से जो इंडिया के लोग हैं वो सारे के सारे बीमार हो रहे हैं और उनको दिक्कत आ रही है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एफएसएसएआई है या फिर गवर्नमेंट है जिसके अंडर एफएसएसएआई है, उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एथिकल डायलेमास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सो इसका एग्जांपल सर ने हम लोगों को, जितना मेरे याद है कि सुरेश वाले एग्जांपल से दिया था। सो एथिकल डायलेमास होता ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तुम्हारे मॉरल अल्टरनेटिव्स में, कोई इमोरल अल्टरनेटिव्स हो, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक है कि तुमको किसी को सेव करना है, दूसरा है कि नहीं तुमको इसको मार देना है, तो इमोरल वाले नहीं काउंट होंगे एथिकल डायलेमास में। एथिकल डायलेमास में सिर्फ वही डायलेमास काउंट होता है जो एथिकली वैलिड हो। जैसे तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, तुमको तुमने एक लैंड तुमने एक जगह देखी जहाँ पे पता चला कि ये जो बिल्डिंग है वो प्रॉपरली नॉर्म्स वगैरह फॉलो करके नहीं हुए, ना फायर सेफ्टी ना कोई सेफ्टी है उसमें। बट तुम जा रहे हो विसल ब्लो करने, तो फिर तुम्हारे ऊपर डायलेमास ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने बोला है कि भैया अगर तुमने विसल ब्लो किया तो फिर हम तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे, तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर देंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तो इससे बढ़िया तुम चुप रहो। तो फिर जो वो ऑफिसर है उसके दिमाग में दो डायलेमास है। फर्स्ट डायलेमास ये है कि वो विसल ब्लो करेगा नहीं,
तो ये लोगों की जान जा सकती है, कल को कुछ हो गया, मान लो बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि उसने बहुत ही मेजर फॉल्ट्स देखा है, या फिर उसने देखा है कि हाँ विद इन 1 to 2 years उसको पता है कि वो बिल्डिंग को कुछ ना कुछ होगा। या तो सेकंड चीज़ ये है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर रिस्क करे। सो उन सारे डायलेमास को बोलते हैं एथिकल डायलेमा। लाइक सेकंड एक डायलेमा ये मेरे दिमाग में है, लाइक ऐसा एक आरटीआई ऑफिसर है, एक आरटीआई पुलिस ऑफिसर है, वो पेट्रोलिंग कर रहा है एक रोड पे, एंड उसको जॉब दिया गया है कि तुमको सबका चालान काटना है जो भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है। तो उसको दिखा कि एक जो कार है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीड कर रही है, लाइक ऑलमोस्ट 180 की स्पीड पे जा रही है। एंड क्या कहते हैं, वो उस कार को रोकता है, बट जब वो कार को रोक करके देखते हैं तो उसको पता चलता है कि अरे वो तो उसका भाई है जो ओवर स्पीडिंग में कार चल रहा है। तो उस टाइम पे जो आरटीआई ऑफिसर है उसके दिमाग में दो डायलेमास होंगे। फर्स्ट डायलेमास ये होगा कि क्या कहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन फाइट करना है, अगर उसने अपने रिश्तेदार को नहीं रोका, उसको चालान नहीं काटा, तो फिर वो किसी को जाकर के ठोक सकता है। एंड थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट के लिए बोल देता हूँ कि जो उसका रिश्तेदार है वो ड्रंक एंड ड्राइव भी कर रहा है। सो वो ओवर स्पीडिंग भी कर रहा है और ड्रंक एंड ड्राइव भी कर रहा है। तो फिर एक ही हुआ कि वो किसी और को ठोक देगा, उसकी जगह पे उसकी तो जान जाएगी जाएगी, साथ में कोई और बेचारा भी मर सकता है। फिर दूसरा डायलेमा ये है कि अरे अगर वो अरेस्ट कर रहा है तो अपने फैमिली मेम्बर को कर रहा है, अपने भाई को कर रहा है, उसके घर वाले क्या बोलेंगे, भाई तू इतना ज़्यादा वो हो गया कि तूने अपने भाई को ही कर दिया, जेल में डाल दिया। सो ये एथिकल डायलेमास में आते हैं। देन उसके बाद हाँ ऑप्शन, उसके बाद हमारा मतलब कि ये एथिक्स में सिर्फ इतना ही था। देन उसके बाद हम मैंने किनशिप पढ़ा। किनशिप में मैंने तीन डिफरेंट टाइप्स के वो क्लासिफिकेशन पढ़े। फर्स्ट मैंने पढ़ा कि बाय मोड ऑफ यूज पढ़ा। देन सेकंड क्लासिफिकेशन था लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में, लाइक उसमें दो टाइप आते हैं, एक ड्राइव स्ट्रक्चर है, सेकंड आता है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर। जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लाइक जैसे उसके एग्जांपल्स आगे मदर फादर सिस्टर भाई बहन। एंड जो ड्राइव ये स्ट्रक्चर है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है, उसमें आ गया कि जो दो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है उसको कंबाइन करके जब हम बनाते हैं तो वो बनता है अपना ड्राइव लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। एंड उसमें आगे जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड आ गया प्लस मदर आ गया तो ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड आ गया प्लस फादर आ गया, ग्रैंड फादर दादा, फादर एंड लॉ, फादर आ गया प्लस लॉ आ गया तो फादर एंड लॉ। सो इस टाइप से हुआ। एंड फिर एक होता है क्या कहते हैं, बाय रेंजिंग ऑफ एप्लीकेशन। सो आप कैसे किनशिप टर्मिनोलॉजी को रेंज कर रहे हो, उसमें एक आता है क्लासिफिकेटरी सिस्टम, एंड दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव, एक मिनट, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। सॉरी यार मैं डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा फंसता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है उसमें ये होता है कि क्या कहते हैं, आप क्लासिफाई करते हो, लाइक जैसे आपने एक ग्रुप लिया कजन्स, जो जो तुम्हारे भाई मतलब कि तुम्हारे पापा के भाई के बेटे बेटियां होंगी, या मम्मी की बहन या फिर भाई की बेटी बेटियां होंगी, उन सबको तुम कज़न बोलोगे। तुम पापा के भाई को अंकल बोलोगे, पापा की बहन को आंट बोलोगे, और सेम यही होगा, तुम मदर के भाई को अंकल बोलोगे और मदर की बहन को एंड बोलोगे। एंड बस एक न्यूक्लियर फैमिली टाइप में होता है जो बेसिकली हम लोग यूएस में फॉलो करते हैं। इंडिया में भी अभी के टाइम पे इतना नहीं चल रहा है, बट यूएस साइड में ये सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज। एंड दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप ये है, और हाँ एक मिनट, इंडिया में भी फॉलो होता है, अब मैं भूल रहा हूँ यार, नागाज में यूज़ करते हैं गोंड ट्राइब शायद से, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ इंडिया में भी यूज़ होता है। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो फॉलो ना हो तो। देन डिस्क्रिप्टिव टाइम में आ गया कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग अपने हर एक रिलेटिव्स को स्पेशल स्पेशल नाम से बोलते हैं।
दादी, दादा, नानी, नाना, फूफा, बुआ, मौसी, अ, ये अरे यार हाँ, मौसी, ताया, ताऊ जो भी बोलते हैं ये सारे के सारे ये आ गए अपने डिस्क्रिप्टिव में। लाइक हम लोगों ने स्पेशल डिस्क्राइब करके रखा हुआ सिस्टम। देन उसके बाद हम लोग को मतलब कि मैंने जो ये किनशिप है उसमें जीपी मर्डॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसमें सिर्फ मैंने स्किमो ट्राइब का पढ़ा। स्किमो ट्राइब जो है ये कैनेडियन ट्राइब का फॉर्म है और ये थोड़ा वैसे ही है कि उसमें न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर होता है एंड तुम अपने सारे रिलेटिव्स को नॉर्मली कज़न कज़न ब्रदर मतलब कज़न्स करके बोलते हो। तुम अपने मम्मी के रिलेटिव्स को अंकल आंट बोलते हो, फादर के रिलेटिव्स को अंकल आंट बोलते हो एंड जो न्यूक्लियर फैमिली रहते हो बस उनके स्पेसिफिक नाम रहते हैं। एंड हाँ, मैंने ये सी सेट जो है वो नहीं किया है आज और आई एम प्लानिंग कि मैं जो वीडियो है वो वॉच करूँगा संडे को एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा ये नोट्स मतलब कि उसके बाद फिर मैं नोट्स से रिवाइज भी करूँगा। लाइक ऐसे में ट्राई करो तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा है रिवाइज करने में। एंड एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी, लाइक अभी मैं ना कुछ टाइम तक यार रेगुलरली शायद से वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँ या फिर रेगुलरली नहीं पढ़ पाऊँ। मेरी मम्मी को थोड़ा चोट लग गया हुआ है तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ होम एंड आई हैव टू स्टडी। देखते कैसे जाता है एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और थैंक यू जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। नाइस टू सीइंग यू गाइस। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।